अब अगले सेशन पे बढ़ रहे हैं। अगला सेशन चूंकि पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें चुनाव से शुरू होकर चुनाव पर खत्म, लोकतंत्र की नई परिभाषा। और शायद जब ये बात मैंने कही कि चुनाव से शुरू होकर चुनाव पर ही खत्म लोकतंत्र हो रहा है, तो इसके मूल में जो व्यक्ति थे, जिनको देख के ये लगा कि नहीं नहीं यही वो व्यक्ति हैं जिनके लिए चुनाव चुनावी है, वो व्यक्ति थे अमित शाह साहब। अमित शाह साहब का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अमित शाह साहब उत्तर प्रदेश में इस समय आके उन्होंने कमान संभाल ली है। बीच में कुछ इस तरह की बातें चल रही थी कि मतलब अमित शाह साहब की जगह शायद योगी जी ही उसको एंकर करेंगे। साफ हो गया कि अमित शाह साहब ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के घेवनहार होंगे और वही इसको लीड करेंगे। मेरे साथ एक बहुत एमिनेंट पैनल है। मैं सबसे पहले मैं हरिंद मलिक साहब, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आप सुन रहे हैं? हरिंद मलिक साहब मेरे साथ हैं। चुनाव बिल्कुल सिर पे आ गया हरिंद मलिक साहब, और आपको क्या लगता है, जो मेरा विषय है आज का वो यह है कि अमित शाह साहब के आ जाने से बीजेपी में बहुत खींचतान चल रही है, वो योगी जी के लेके कई चीजों में। आपको क्या लगता है कि वो सब खत्म हो जाएगा जैसे अमित शाह साहब आए हैं बीजेपी? देखिए, सत्ता की लड़ाई है, किसी के आने ना आने से खत्म नहीं होती। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। वो सत्ता की लड़ाई किसी के आने ना आने से खत्म नहीं होती, बल्कि अमित शाह साहब का आना इस बात का द्योतक है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आदरणीय योगी जी और आदरणीय अमित शाह जी, तो अमित शाह जी तो मोहरा है, लड़ाई तो आदरणीय योगी जी की और आदरणीय मोदी जी की है। और भारतीय जनता पार्टी जा रही है उत्तर प्रदेश से। अब की बार सबसे पहली बात यह है, जो बड़ी साफ है, इतने दिनों पहले साफ है, कि बीजेपी अगले चुनाव में विजय श्री को प्राप्त नहीं करेगी और बीजेपी हार रही है। और इनके मुकाबले अपोजिशन की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के चांसेस ज्यादा है। और जैसा कि आपके चैनल की एक परंपरा है, यहाँ केवल बहस मुबासानी शुद्ध बहस होती है ताकि तथ्य रख सके। सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी उभर रही है, और जिस तरीके से सब लोग, हम भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं और दूसरे लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, सीटिंग एमएलए भी ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे पूर्वांचल के मित्र हो, चाहे मध्यांचल के, चाहे बुंदेलखंड के, जिनसे बात हम करते हैं, वो सब ये कहते हैं कि जी अब तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जो त्रस्त है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का राज चला है, उससे छुटकारा पाने के लिए समाजवादी पार्टी एक सहारा प्रतीत होता है। ऐसे में अमित शाह जी कुछ नहीं कर पाएंगे। अमित शाह जी तो कभी नहीं चाहेंगे कि आदरणीय योगी जी उनकी छाती पर मूंग दड़े। देखिए, जिस दिन मेरी जानकारी तो ये है कि जब मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया था आदरणीय योगी जी ने, उस दिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। जो घटनाक्रम था आपको भी जानकारी है। जो आज गवर्नर जम्मू कश्मीर है, उनको कह दिया गया था, वो पूजा वूजा भी करते फिर आए थे, और उसके बाद भगवान रुष्ट हो गए थे, तो वो पूजा के बाद भी बेचारे वो बाहर रह गए थे और योगी जी अंदर चले गए थे। पंचम तल पर बैठने का सौभाग्य आदरणीय योगी जी को मिला था। आज किसान, नौजवान, महिलाएं सब कुछ त्रस्त हैं, और सबसे ज्यादा दुखी किसान है। 10 महीने से जो दिल्ली के दर पर किसान बैठा है, 600 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके, निश्चित रूप से उसका खमियाजा प्रदेश के चुनाव में इन्हें उठाना पड़ेगा। ये सोचना तार्किक नहीं है कि शहीद हो जाए तो क्या हो गया, आंदोलन चल रहा है उसमें तो फला जाति के लोग हैं, उसमें फला उसके लोग हैं। जब किसान इसे देखता, और इस किसान आंदोलन का जो एक नई शुरुआत हुई है सिंह साहब, वो शुरुआत ये है कि उपभोक्ता ये सोचने लगा कि अगर भंडारण की सीमा होगी और भंडारण का एकाधिकार होगा कुछ उद्योगपतियों को, तो अनाज महंगा उन्हें मिलेगा। ये उपभोक्ता भी इस बात में सोचने लगा, और उपभोक्ता गरीब ना सोचे इसके लिए फ्री राशन देने लगे। मुफ्त राशन देना किसी भी सरकार के लिए कोई रेमेडी नहीं है। आप रोजगार दीजिए, जब रोजी होगी तो राशन तो वो दूसरों को भी खिला देगा।
अब ऐसे हालात में किसान आंदोलन, गन्ने का किसान हो, आलू का किसान हो, धान का किसान हो, हर किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, वो असुरक्षित महसूस करता है। इनपुट की कीमत बढ़ी है, बिजली के रेट बढ़े हैं, डीजल के रेट बढ़े हैं, खाद के रेट बढ़े हैं, पेस्टिसाइड असली तो मिलता ही नहीं, उसके रेट बेतहाशा बढ़ गए हैं। और ऐसे हालात में जब इनपुट की कीमत बढ़ी, आउटपुट की कीमत उस रेशो में नहीं बढ़े, चले थे किसान की आय 2 गुना करने पर कर्जा 2 गुना होगा। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में किसान का कर्जा बढ़ा है। ये चाहे खुश होकर के कहे हमने ज्यादा कर्ज दिया है, सिंह साहब आप सहमत होंगे, कर्ज कोई खुशी खा नहीं लेता, जब आवश्यकता होती है तभी कर्ज लेता आदमी, नहीं तो अवॉइड करता है। मैं छोटा सा था 8वीं क्लास में, तो हमारे यहाँ ये राजस्थान के एक नेता आए थे आर्य समाज के मंदिर में, तो उन्होंने एक बात कही थी, कांग्रेस के राज ने हमारे किसानों को कर्जा के जाल में फंसा दिया, उसकी राजस्थान की भाषाएं थी। आज मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का हो, पूरे देश में ही किसान कोई ऐसा नहीं जिस पर क्रेडिट कार्ड नहीं है। बैंक पर अनम्यूट कर लीजिएगा। सबकी फर्ज पर लाइन लिखी होती है। हाँ अनम्यूट है। हाँ हाँ, आवाज आ रही, आ रही। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही, आ रही, आ रही। तो मैं ये कह रहा हूं कि सब आप किसी की खतौनी निकलवा लीजिएगा, उस पर एक कॉलम में उसके ऊपर कितना कर्जा है हर किसान की खतौनी पर निकलेगा। 1% किसान भी ऐसा नहीं बचा। और देखो एक कितनी बड़ी मजाक बनी है, आज 7 लाख रुपए का 6 और 7 लाख रुपए के बीच ट्रैक्टर आता है। सरकार का कानून हो गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हिसाब से कि 10 साल चलेगा एनसीआर में, 15 साल चलेगा उससे बाहर। 15 साल में ट्रैक्टर कुछ बिगड़ता नहीं, आप किराया तो अलाउ नहीं करते। अगर किसान का अपना ट्रैक्टर है, हम तो एनसीआर में है, 10 साल में क्या बिगड़ेगा उसका? आपने 7 लाख रुपए का ट्रैक्टर लिया इंप्लीमेंट सहित, और उस पर 7,000 रुपए महीना तो ब्याज हो गया बैंक का, और 10 साल में उसकी 7 लाख रुपए साल घट की कीमत, यो 70,000 रुपए साल कीमत घट की, 6,000 वे हो गए, 13,000 रुपए महीना चला गया एक ट्रैक्टर पर। आज किसान कहां से देगा? 10 साल बाद उसे कोई खरीदेगा नहीं, वो कबाड़ी स्क्रैप में जाएगा। इन्होंने बड़ा आदरणीय गडकरी जी ने कहा कि हम स्क्रैप पॉलिसी ला रहे हैं। भाई स्क्रैप पॉलिसी तो ला रहे हैं, आपके पास टेस्टिंग के सेक्टर है, आप बॉडी का धुआं बॉडी छोड़ती है, इंजन छोड़ता है, आप टेस्टिंग की व्यवस्था करते हैं, पैसा करते हैं कि वो टेस्ट करा करके उसे दोबारा चला सकते हैं, देख सकते हैं, तो किसान उसमें मरेगा। हम लोग इतने परेशान हैं, अगर 12 का कोठा बनाने के 450 रुपए का कट्टा हो गया सीमेंट का। बिजली का बिल मैंने पहले भी कहा, आज 2200 रुपए महीना एक 10 पावर के उसका 12 का बिल है। अब 2200 रुपए महीना देगा कहां किसान? कहते हैं कि बिजली बहुत आती है, बिजली किसान को स्टॉक थोड़ा ही करेगा, जो आती है वो सिंचाई करेगा। बिजली तो किसान को सस्ती करने के बाद पंजाब में फ्री होगी, दूसरी जगह घटा रहे हैं रेट, भाई यहां भी आप सस्ती तो कर दो यार, इतना तो करो कि जितना आप बढ़ाए हैं उसे तो कम कर दो। गन्ने का भुगतान नहीं हुआ पिछले साल का अब तक, पिछले साल का बजाज ग्रुप पे तो सारा ही बकाया है। हमारे यहाँ के श्यामली के माननीय गन्ना मंत्री जी हैं प्रिय सुरेश राणा जी, और उनके विधानसभा क्षेत्र में थाना भवन में शुगर चीनी मिल है, श्यामली में है, ऊन में है, 2 तो उनके क्षेत्र की है, और दोनों पर बकाया है आज तक। तो ये हम नहीं समझते। जब ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे कि हमने इतना गन्ना मूल्य भुगतान करा रहे, जब किसान ने इतना पैदा किया तो आपने उसी का दाम दिया, कोई एडिशनल दाम तो आपने दे नहीं दिया। तो ये खमियाजा सरकार को अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा और ये सरकार चली जाएगी। आज किसी को पता है कल हाथरस कांड कहाँ हो जाए, गाजियाबाद में। जी, मैं बाकी लोगों को भी जरा चर्चा में ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं बाकी लोगों को भी चर्चा में ले लूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी जी ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, श्रवण भाई साहब, आपसे जो मेरा मूल विषय है वो यही है कि अमित शाह साहब के आ जाने से और कमान संभाल लेने से ये प्रॉपर एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि हु आफ्टर मोदी, वो अमित शाह साहब ही है मोदी जी के बाद, क्योंकि
योगी जी को अब जाके अमित शाह की जगह जगह अगवानी कर रहे हैं उनके, मतलब वो चीफ उस मंच के जो चीफ गेस्ट हैं वो अमित शाह साहब हैं इस इलेक्शन में। आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन पूरी तरह से अमित शाह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? देखिए, आपने दो तीन चीजें कही है और मलिक साहब ने भी दो तीन चीजें कही है। हु आफ्टर मोदी अभी तय नहीं है। ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल भी है और जवाब भी है, क्योंकि हम उस जमाने से निकल गए जब कांग्रेस का राज था और एक सवाल ये होता था कि हु आफ्टर नेहरू सॉरी, और उस समय कांग्रेस ही थी और जिसको आना था वो कांग्रेस से ही आना था। अभी मुश्किल है कहना हु आफ्टर मोदी, क्योंकि मोदी कब तक है हमको पता नहीं। दूसरी चीज ये कि निश्चित ही चुनाव अमित शाह को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि योगी चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रदेश पर उनका आतंक है, पार्टी पर आतंक नहीं है। मलिक साहब, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, मेरी याददाश्त ठीक है, तो अभी हाल ही में बीजेपी जो कांग्रेस से गए हैं सपा में, सॉरी कांग्रेस से निकलकर सपा में गए, वो बीजेपी में नहीं गए। नहीं, जबकि कांग्रेस इस समय, मुझे आवाज नहीं आ रही हर्षवर्धन जी। नहीं, श्रवण गर्ग साहब पूछ रहे हैं कि आपके लिए, वो आपको बहुत समय से जानते हैं कि अभी आप कांग्रेस छोड़ के सपा में आए हैं, उनको था कि बीजेपी में क्यों नहीं गए, वो बात हो रही थी। ये आइडियोलॉजी का सवाल है, मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिलती बीजेपी से, इसलिए बीजेपी में नहीं गया। मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ। उनका कहना है मलिक साहब का कि सपा जीत रही है और बीजेपी हार रही है। कांग्रेस छोड़कर जाना, अब इस समय प्रियंका वहां जो जिस तरह से काम कर रही हैं और एक बड़े फोर्स के रूप में काम कर रही हैं, ऐसे टाइम पर वो गए हैं मलिक साहब। मलिक साहब ही नहीं गए, कई लोग गए। तो ये चुनाव तो अमित शाह को इसलिए लड़ना है क्योंकि अमित शाह ने ये कहा था कि मोदी साहब को सत्ता में लाने के लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में योगी को फिर से सत्ता में लाया जाए। भाजपा के सत्ता में आने के बाद योगी रहेंगे कि नहीं, ये अभी तय नहीं है। इसलिए जो ये कहना है कि अगवानी में योगी रहेंगे कि अमित शाह रहेंगे, मैं अभी बहुत इस बारे में कोई घोषणा नहीं करना चाहता। दूसरा, ये मान के चलना चाहिए कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये योगी के खिलाफ नहीं है, ये मोदी के खिलाफ है। और ये एंटी इनकम्बेंसी देशव्यापी है। ये बंगाल से शुरू हुई, आपने देखा, और अभी जो उपचुनाव के नतीजे हैं, 14 राज्यों में 29 विधानसभा की सीटें और 3 लोकसभा की सीटों के जो नतीजे आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जेपी नड्डा जो जहां के अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जहां से आते हैं हिमाचल से, वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। मंडी की सीट जो 4 लाख से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल पहले जीती थी 2019 में, वो हार गई। और बीजेपी के विधायकों की, बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई है वहां। राजस्थान में बीजेपी हार गई है। बंगाल में तो खैर पूरी तरह से जमानतें जब्त हो गई हैं। जो वोट का डिफरेंस है अगर आप देखें तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी इस समय चल रही है,
मध्य प्रदेश में भी एक सीट कांग्रेस ने ली है, कर्नाटक में भी ली है कांग्रेस ने। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी इस समय चल रही है, ये मोदी जी के खिलाफ है, योगी जी के खिलाफ नहीं है। और हिमाचल की हार के बाद वहां के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि लोग महंगाई के कारण परेशान हैं। वो इस बात का ब्लेम लेने को तैयार नहीं है, तोहमत लेने को तैयार नहीं है कि जो हार हुई है उनके कारण हुई है। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं कि बीजेपी को आने को लेकर इतना जो विश्वास मलिक साहब ने जाहिर किया है, मैं उसके साथ नहीं हूं अभी भी, होना भी नहीं चाहता हूं पत्रकार होने के नाते। वो पॉलिटिशियन है और जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब, उसके लिए उनको कहना जरूरी है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में आएगी और सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज की पोजीशन में 5 पार्टियां चुनाव लड़ने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी है मैदान में, बसपा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। अपन अगर देखें कि मतलब मलिक साहब को ज्यादा जानकारी होगी, क्योंकि वो जिस इलाके से आते हैं उनको ज्यादा जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में इस समय किसका वोट शेयर कितना है और भारतीय जनता पार्टी जो जीती थी 2017 में, वो किन लोगों के मतों पर जीती थी। और भारतीय जनता पार्टी इस समय अगर गई है हिंदुत्व की तरफ फिर से, वो पूर्वांचल में अपना पूरा जोर लगा रही है, तो किस आधार पर लगा रही है? तो ये जो माइनॉरिटी का वोट है, बैकवर्ड क्लासेस का वोट है, दलितों का जो वोट है, वो किसके बीच में बटेगा और उसका लाभ किसको मिलेगा, ये अभी तय नहीं है। हम लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। हाँ, एक मिरेकल हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि बसपा तो निश्चित रूप से भाजपा की मदद में है। वो नहीं चाहेगी कि उसका जो वोट है वो समाजवादी पार्टी के पास चला जाए, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो बीजेपी से नाराज है। तो ये जो गणित है, इसमें भारतीय जनता पार्टी हार रही है या जीत रही है, ये कहना अभी मुश्किल है। और ये कहना भी मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और ओवैसी और बसपा, इन 4 लोगों में से बीजेपी की मदद सबसे ज्यादा कौन करना चाहता है। क्योंकि ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, ये एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इसको इस तरह से मान के चलना चाहिए कि ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीटों को मिला ले, 85 सीटों को, तो इसके जो नतीजे हैं वो देश का भविष्य तय करने वाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं रह गया है कि इस चुनाव को कौन लड़ रहा है, अमित शाह लड़ रहे हैं कि योगी लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और देश का प्रधानमंत्री 50 सभाओं को संबोधित करने वाला है, आनंद वर्धन सिंह जी। 50 रैलियां, 50 सभाएं। देश का कोई प्रधानमंत्री अतीत में किसी विधानसभा के चुनाव में
उसने 50 सभाएं संबोधित नहीं की हैं किसी विधानसभा के चुनाव में। इस चुनाव को केवल वही लोग जानते हैं जो लड़ रहे हैं, अपन लोग नहीं जानते। मैं तो आपसे बहुत दूर बैठा हुआ हूं। लखनऊ और इंदौर की दूरी आप गूगल से पता कर सकते हैं कितनी है, पर मैं जो देख रहा हूं इतनी दूरी से बैठकर वो बता रहा हूं कि क्या चल रहा है और हर एक पल क्या चल रहा है और आने वाले महीनों में, 3 महीनों में कितना कुछ हो सकता है। जी, मैं श्रवण भाई साहब आपके पास फिर आऊंगा। मैं थोड़ा सा एक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जब आप 5 फैक्शन कह रहे थे, तो मेरे हिसाब से जो बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस के बाद मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो हर जगह कुछ ना कुछ उसके वोट रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं चौधरी हरपाल सिंह साहब आपके पास, विजय कृष्ण भाई साहब आपके पास आ रहा हूँ। हरपाल सिंह साहब का क्योंकि कनेक्शन की दिक्कत है, कभी वो कनेक्शन मिल रहा है कभी नहीं, मैं उनसे बात कर लूँ फिर आपके पास आ रहा हूँ। विजय कृष्ण भाई साहब, चौधरी हरपाल सिंह साहब, आप लोग किसान आंदोलन ठीक से चला रहे हैं। आपका किसान आंदोलन एक इस समय निर्णायक मोड़ पे है। आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ठीक से कह रहे हैं कि भाजपा हराओ। इन सबके बीच एक चीज जो आपसे समझने वाला है कि ये जो बाकी पार्टीज हैं, इसमें से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि अगर वो चुनाव जीती तो आपके तीनों बिल वापस करेगी और एमएसपी लागू करेगी। कांग्रेस ने कहीं कुछ एक कहा है कि भाई वो 23 चीजों के एमएसपी से कवर करेगी, लेकिन बाकी पार्टीज नहीं कह रही, आपके आंदोलन का समर्थन कर रही है, लेकिन कहीं पे भी अभी तक ये नहीं कहा है कि हम अगर जीते तो हम एमएसपी लागू करेंगे और तीनों बिल को वापस करेंगे। चौधरी हरपाल सिंह साहब, बाकी पार्टी तो ये एमएसपी को पहले भी गारंटी बात नहीं कर रही थी, लेकिन ये शुरुआत किसने की? जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी और मनमोहन सिंह को ये कहा था कि आप इतने लंबे समय सरकार चला रहे हैं कांग्रेस के लोग और आप एमएसपी दे रहे हैं लेकिन किसान का भला नहीं होगा। तो मोदी की चिट्ठी में साफ लिखा था कि मैं आपसे कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री गुजरात, आप जब तक किसानों को एमएसपी कानून जामा नहीं पहनाएंगे तब तक किसान का भला नहीं होगा। ये बात क्योंकि मोदी ने कही थी खुद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर, और आज भी मोदी प्रधानमंत्री है भारत के, इसलिए जब मोदी ने ये बात कही थी तब देश के लोगों को लगा, हमें किसानों को लगा कि मोदी की सोच किसान के प्रति बहुत अच्छी है और एक अच्छी सोच रखते हैं कि एमएसपी की बात कर रहे हैं कानून देने की या गारंटी कानून देने की बात कर रहे हैं, इसलिए लोगों ने वोट दिया उनको। और जब वो प्रधानमंत्री बन गए, और वही सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि जो आप 2011 में कह रहे थे वो हम आपसे 2021 में बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री है। तो हमें दुख जब हुआ जब हम 26 नवंबर को पिछले साल 1 साल हो जा रहा, हम सिंधु बॉर्डर आके बैठे लाखों किसान, तो हमने बड़ी सीधी बात की थी मोदी से कि हम रामलीला ग्राउंड चाहते हैं, वहां आना चाहते हैं किसान, और आपसे हम अपना एक मांग पत्र देंगे कि हमें आप एमएसपी गारंटी कानून दें और ये बिल जो लाए हमारे खिलाफ इनको वापस लेना है। तो इन्होंने तो आप बैरी लगा दिए और कहा दिल्ली आप आएंगे ही नहीं, लेकिन दिल्ली हम लोग आ गए, बाटर कैनन खाई, लाठी खाई, आंसू के गोले खाए, सब तरीके से दिल्ली आ गए हम लोग 26 नवंबर को पिछले साल। और 26 नवंबर दिल्ली हम आ गए तो आप ये समझ लीजिए कि देश का पहला प्रधानमंत्री है ये नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये कहा कि दिल्ली जो लोग आए हैं ये किसान नहीं है, ये उग्रवादी है, ये नक्सलाइट लोग हैं ये। तो अगर कोई देश का प्रधानमंत्री देश के किसानों की भाषा इस्तेमाल करता हो और पार्टी के बहुत नेताओं ने ये बात कही नक्सलाइट है, तो हमें उतनी लग गया था कि प्रधानमंत्री की नीयत हमारे प्रति साफ नहीं है। और बता दूसरी बात आपसे मैं, ये हमेशा इतिहास काम करते हैं, इतिहास की बहुत शौक है इन्हें, हर बार ऐतिहासिक होती है, बीमा लागू किया ऐतिहासिक लागू किया, और तमाम जो सिलेंडर दिए वो भी ऐतिहासिक दिए, हर काम ऐतिहासिक करते हैं ये। तो ये भी इतिहास बनाया है इन्होंने कि 700 लोग, 700 किसान हम इनके बॉर्डर पर, सीमाओं पर शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला हमारी सहानुभूति का। ये वो प्रधानमंत्री भारत का, एक शब्द नहीं निकला किसानों के लिए इसके। और अमेरिका में 4 लोग मर गए थे व्हाइट हाउस पर ट्रंप के टाइम में, तो उसको ट्वीट किया, मुझे दुख है। ये वो प्रधानमंत्री है, तो हम साफ समझ गए थे कि प्रधानमंत्री किसानों के अगेंस्ट है, नरेंद्र मोदी नाम ही किसान मोदी नाम है। अब मैं एक और बता दूं आपको, आपने अमित शाह जी की बात कही थी अभी, इनके चुनाव आने के लिए लखीमपुर कांड हुआ,
लखीमपुर कांड हुआ, मेरी उम्र 70 साल है, बहुत से आंदोलन आजादी के टाइम में हुए, अब भी हो रहे हैं, लोग करते आ रहे हैं, लेकिन झगड़ा होता था, किस में होता था? सरकार कानून बनाती थी, पुलिस उसको अप्लाई करती थी, हम लोग संघर्ष करते थे, पुलिस का आमना सामना होता था, पुलिस गोली चलाती थी, पुलिस की गोली में किसान ही मरते थे, पुलिस के जवान भी घायल होते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक मिनिस्टर, और वो भी गृह राज्य मंत्री, वो 10 दिन पहले एक सभा में यह ऐलान करता है कि मैं केवल गृह मंत्री नहीं हूं, मैं केवल सांसद नहीं हूं, मैं कुछ और भी हूं। और एक सप्ताह पहले ये बात कही थी और कहा था कि मैं 2 मिनट में किसानों को दिमाग से ही कर सकता हूं। एक भारत का गृह मंत्री, संविधान की शपथ लेकर आया हुआ व्यक्ति, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे देश की व्यवस्था संभालना, वो इस तरह के शब्द इस्तेमाल करता हो। और उसके बेटे ने, ये दुनिया में पहली घटना होगी कि मंत्री के बेटे ने पुलिस के सामने अपनी गाड़ी रोक के 5 लोग मार दिए, बल्कि 8 लोग मरे वहां, 5 किसान मरे वहां, एक पत्रकार मरा बेचारा, वो दुनिया ने देखा। और गोली चलाई गई। आज सुप्रीम कोर्ट की निगरानी जांच चल रही है, SIT जांच चल रही है, फॉरेंसिक जांच में साफ हो गया कि उसके बेटे गोली चलाई, पिस्टल चलाएगी उसकी। और आप देखिए क्या मजाक हो रहा है, बेटा गिरफ्तार हुआ है, अस्पताल में मौज ले रहा है बैठा हुआ, अस्पताल में बैठा आराम से, और मंत्री की बात किसान पूरा देश मांग कर रहा है कि इनको बर्खास्त किया जाए। और वो मंत्री जो अमित शाह आगे ये कहते हैं यूपी में, योगी जी के पास खड़े होकर, कि कोई भी अब ऐसा वो नहीं है हमारे देश स्टेट के अंदर माफिया, कि ऐसा कोई इस तरह की बात करता हो जो गुंडाई करता हो। और वो मंत्री अमित शाह के बराबर में खड़ा है, सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा व्यक्ति जो किसानों से शिकार रहा और खुलेआम मरवा रहा है अपने बेटे से, अमित शाह के पास खड़ा है वो। इससे बड़ी संभव हो सकती कोई भी। आप ये देख लिया। आप तो इस तरीके से ये एक आतंक में उतरे आए हैं। और मैं आपको बहुत साफ कह दूं, इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनका गुलाम हो चुका है, ये उसको कब्जा कर चुके हैं। अगर हिंदुस्तान का मीडिया एक सप्ताह इस प्रधानमंत्री जो किया है भारत में 14 के बाद आज तक, और ईमानदारी दिखा दे, तो शायद मैं गारंटी कहता हूं आपको, एक सप्ताह बैठने लायक नहीं है, ये रह नहीं सकते। ये स्थिति इनकी है, ये कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, इनके पास हथियार है। आज पूरा प्रचार तंत्र, पूरा RSS के लोग और पूरा इसका जितना भी इनके जो गैंग के लोग हैं, चाहे वो बाबा रामदेव हो और तमाम लोग हों, एक ही बात फैला रहे हैं खाली। जब भी टीवी खोलो, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इनके पास ये हथियार है, एक टूल्स है हिंदू मुसलमान का। ये पूरी कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांट की आड़ी एक बार चढ़ती है। अब लोग समझ रहे हैं क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। ये किसानों को क्या चाहिए? आज DAP का कट्टा हो गया 1600 रुपए का, आप समझ लो। यूरिया हो गया 400 रुपए का। और धान किसान का, योगी जी जिसे मुख्यमंत्री है, 1960 रुपए धान का रेट है मोटे का। आज 1200 धान मंडी लुट रहा है। और हम क्या मांग रहे हैं? हम इनसे वही कह रहे हैं मोदी से कि जो आपने 11 में कहा था MSP कानून बना दो, हम भी वही कह रहे हैं कि 23 फसलों का आप दाम तय करते हो, उसकी MSP तय करते हो। और MSP का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, सबसे कम रेट। आप एक कानून बना दो, इससे कोई कम खरीदेगा, वो अपराध होगा, सरकार उसको कंपनसेट करेगी, उसको भरपाई करेगी। इतनी बात हम कह रहे हैं खाली, इतनी बात मानने को तैयार नहीं है। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये छोटे किसानों का आंदोलन नहीं है, ये सिक्कों का आंदोलन है, ये उग्रवादियों का आंदोलन है। अब आप बताओ मुझे हर्षवर्धन जी, ऐसा कौन सा किसान है भारत का, चाहे 1 बीघा हो 4 बीघा हो, जिसके धान का रेट 1960 रुपए हो और वो न खरीदा जाए MSP पर, और वो 1200 बेच जाएगा मंडी में? कौन सा किसान भारत कैसा है? तो इसलिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं देश के अंदर, 1 बीघा से लेकर 1000 एकड़ तक की लड़ाई है। और जो ये बिल लाए है वो वस्तुअधिनियम कानून समाप्त कर दिया है। इसका रिजल्ट आप देख लो। हिमाचल प्रदेश में जो सेब बिकता था 22 रुपए 25 रुपए किलो, अडानी ने वहां गोडाउन खोल दिया अपने जाके, और अडानी ने 2 साल बस सेब के रेट 2 रुपए बढ़ा के दिए। और उसके बाद जब व्यापारी खत्म हो गया हिमाचल के अंदर, आज मोनोपोली अडानी की है। अडानी में 70 रुपए किलो सेब खरीद रहा है और 154 बेचा पूरे देश के अंदर। और अगर ये बिल लागू हो गए तो ये स्थिति पूरी फसलों की हमारी होगी। एक व्यापारी खरीदेगा पूरा गेहूं और पूरे देश को बेचेगा। ये मैं अब कहना चाहता हूँ। तो इसलिए आप निश्चिंत रहो। चुनाव एक सेकंड बता दूं, अभी जिला पंचायत, अपनी बात पूरी करें। अभी जिला पंचायत चुनाव हुए थे।
जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी पूरी तरह हार गई थी, यानी जिला पंचायत के इलेक्शन में भाजपा हार गई थी। तीसरे नंबर पर थी बीजेपी यूपी के अंदर। जबरदस्ती उन्होंने गुंडागर्दी से खरीद के पकड़ के मुकदमे कायम कर करके मेंबर तोड़ के जिला पंचायत चेयरमैन बनाए हैं। तो इलेक्शन का रिजल्ट तो आ चुका है जिला पंचायत का, और इलेक्शन होगा, आप निश्चिंत रहे। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, अगर किसानों की बातें नहीं मानी, आप बिल्कुल निश्चित समझ लिए ये सरकार जाएगी। और इसका ज्यादातर अमित शाह आओ या मोदी आओ, मोदी 50 पंचायत करो या गांव का पंचायत करो, इनकी हालत ये हो गई आज। आप आगे देखो जाए इनकी पंचायत हो रही है, जितने कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को। चौधरी साहब, मैं विजय कृष्ण साहब को भी ले लूं चर्चा में। विजय कृष्ण साहब, आखिरी बात, बोलिए। आखिरी बात, जो इनकी रैली हो रही है, आप आगे देखो, अधिकारियों को लिखित आदेश आता है, आपको 1 बस लानी है, आपको 4 बस लानी है, आपको 5 बस लानी है। पूरे कर्मचारी और जबरदस्ती गांव से बसें मंगाते हैं, जबरदस्ती मार रहे हैं। ये तब भीड़ इकट्ठी हो रही है, इनकी तो हिम्मत नहीं गांव में घुस के वोट मांग ले जाके। ये हालात दिन के पैदा अंदर हो गए हैं। 2000 बसों का ऑर्डर दे रहे हैं भाई डीएम साहब। खैर, विजय कृष्ण साहब, मैं बता रहा हूँ आपको। जी विजय कृष्ण भाई साहब, आपके पास आ रहा हूँ। मेरा मूल प्रश्न अभी भी वही है कि जब अमित शाह साहब आ गए हैं तो योगी जी की अपनी कोई लॉबी तो है नहीं, लेकिन जो उनसे दुखी, उनसे गुस्से, उनसे जो उनका एंटी ने ग्रुप नहीं बोलूंगा, लेकिन जो लोग उनसे नाराज हैं, वो अमित शाह के अगल बगल रैली अराउंड करते हैं। उसमें चाहे केशव मौर्य साहब हो, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे अरविंद शर्मा जी हो, ये सारे लोग उनके अगल बगल ही रहते हैं। तो क्या इससे मैं जो बेसिक सवाल उठा रहा हूं कि अमित शाह जी के आने से क्या उत्तर प्रदेश के फैक्शन जो बीजेपी के उसमें लड़ाई बढ़ेगी कि कम होगी? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई इस डिबेट में मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए, 2-3 चीजों को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। जब कोरोना काल चल रहा था तो मैं तो बनारस में हूं, यहाँ की स्थिति जब बियॉन्ड कंट्रोल हो गई तो शायद आपको मालूम होगा तब AK शर्मा जी भेजे गए थे और आके उन्होंने यहाँ पे पूरी कमान संभाली थी और वो सारी फिर व्यवस्थाएं करें, चाहे वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन हो, चाहे वो ऑक्सीजन का सिलेंडर वो हो, सारी चीज वो कर रहे थे। क्योंकि वहां ये मान के चला जा रहा था कि उस समय स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पूरी तरह फेल कर चुकी है और उनके आने के बाद जाके कुछ थोड़ा बहुत स्थिति कंट्रोल में भी हुई, नहीं तो इतनी भयावह स्थिति हो गई थी। तो उस समय तो वो गवर्नमेंट का पूरी तरह फेल्योर था। दूसरी एक जो आपने जो कहा कि अमित शाह जी जो यहाँ पे टेकोर के अभी बनारस में आए थे, उन्होंने एक बड़ा भारी सम्मेलन किया, हर बूथ यूथ 100 बूथ क्या सब दुनिया भर का अखबारों ने छापा कि पेच कसा गया चुनाव के लिए। उसके पीछे जो सबसे बड़ी लॉजिक है, जो अमित शाह जी का अचानक जो पदार्पण, अचानक क्या होगा वो तो है ही है, नेक्स्ट मोदी तो अपना हर चुनाव में 2014 से ही यूपी को वो कवर कर रहे हैं। ये जो इस समय मुद्दे हैं जिसकी तरफ अभी चौधरी साहब ने भी कहा, जो हमारे किसान नेता भी हैं, और मलिक साहब ने भी कहा, जो किसानों के इशू हैं, बेरोजगारी का इशू है, महंगाई है, खाद बीज का है, पेट्रोल डीजल का है, इस पे कोई जवाब नहीं है बीजेपी के पास। तो नैरेटिव को कैसे चेंज किया जाए, फिर उसी हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, कश्मीर में हमने धारा 370 लागू कर दिया, अब कश्मीर की क्या स्थिति है ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं कि उसके हटने के बाद। तो वो नैरेटिव चेंज करने को कैसे किया जाए, मुझे लगता है कि उसके लिए अब वो ज्यादा वो लोग फोकस करेंगे। क्योंकि जहां तक योगी जी के गवर्नेंस का सवाल है, तो आपने जो अभी एक बात कही, खुद ही आपने अपने प्रश्न में उसका जवाब आप निहित है कि जो उनके एक्शन है, और मैं उसको कहूंगा कि जो सेलेक्टिव एक्शन है, तो उसका रिएक्शन तो है लोगों में बहुत। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग अभी खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, भाई बोलने पे यूपीए किस पे लग गया क्या भरोसा। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो उनके पे ये बंदिश तो नहीं होगी। जो और उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण चीज है जिस पर मैं आपका ध्यान जरूर आकेश करना चाहूंगा कि जो पिछली बार बीजेपी को इतना मैसिव मेजॉरिटी मिली थी, तो जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए सीधी बात है कि अपर कास्ट वोट पूरी तरह से बीजेपी के साथ था, लेकिन जो अदर बैकवर्ड क्लासेस वोट है, जो सीधे सीधे मैं कह दूं यादव और पटेल के अलावा, वो पूरी तरह से पिछली बार बीजेपी के साथ इंटैक्ट थे। और बीजेपी ने जो छोटे दलों से अलायंस किया था, चाहे वो प्रकाश राजभर की पार्टी हो या और भी बहुत छोटे छोटे
पार्टियों से उन्होंने अलायंस किया था। तो उन छोटे दलों का अकेले लड़ने पे अपना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन वो जब किसी पे प्लस होंगे तो उसको बहुत फायदा दे देंगे। और करीब 25-30 सीटों पे उसका जैसे राजभर की पार्टी का बहुत ज्यादा वो है असर है। आप ज्यादा समझ रहे होंगे, मऊ में है, गाजीपुर में है, बनारस की कुछ सीटों पे है, चंदौली में है। वो इनके लिए पूरी तरह से अब की बार बहुत नुकसानदायक होने जा रहा है। उसके बाद जब आइए, जब प्रियंका जी ने अभी जो इधर कैंपेन शुरू किया और जो 7 प्रतिज्ञाएं उनकी हैं और जो प्रतिज्ञा यात्रा में उनकी बड़ी भीड़ भी उमड़ी है, मतलब काफी रिस्पॉन्सिव भीड़ है। आपने गोरखपुर की रैली को देखा होगा, कवर भी किया होगा। जो भीड़ होना एक अलग चीज है और भीड़ का रिस्पांस है, जो पत्रकार आपने देखा होगा, उसमें जो सबसे बड़ी चीज है, जो अभी एमएसपी की बात है, उसमें उन्होंने अश्योर भी किया है कि हम एमएसपी पे करेंगे। और जो 40% महिलाओं वाली बात है, क्योंकि अभी लोगों को देखिए मन में ये द्वंद्व है कि 40% महिलाओं कहाँ से आएंगी, कैसे टिकट दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी। लेकिन जब वो, जैसा गर्ग साहब ने कहा कि अभी जल्दीबाजी होगी कहने के लिए, लेकिन जब वो डिक्लेयर होगा और 40% उन्होंने दिया महिलाओं की सीट, तो उसका असर होना ही होना है। और जो बेरोजगारी का इशू है, उस पर जो उन्होंने कहा कि हम 20 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, तो आप याद करिए कि कितना ही नैरेटिव चेंज करने की कोशिश किया गया बिहार में, लेकिन तेजस्वी के उस 10 लाख नौकरी की वजह से उस पूरे इलेक्शन को बीजेपी को कैसे जीती है सब लोग जानते हैं। मेरा तो ये मानना है कि तेजस्वी यादव वो इलेक्शन जीत चुके थे। तो ये 20 लाख नौकरी, अभी जब ये मैसिव कैंपेन शुरू होगा, जैसा गर्ग साहब कह रहे थे कि अभी कोई जल्दीबाजी होगी कहना, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास सुबह कल को सोचने के लिए कुछ नहीं है, जब उनको एक आशा की किरण दिखाई देगी कि कल हमको ये हो सकता है, तो निश्चित रूप से वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और जितना ही प्रियंका गांधी का कैंपेन आगे बढ़ता जाएगा और कांग्रेस अच्छी पोजीशन में पहुंचेगी, कितना पहुंचेगी ये तो समय बताएगा, वो बीजेपी का बहुत बड़ा लॉस होगा। और उसको बीजेपी कवर नहीं, बीजेपी से जो छोटे दलों से इधर उनका जो टूटन हो गई, एक तो उसका वो कहीं से कवर नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से 112 सीटें होंगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिसमें लगभग 100 के ऊपर 108 के लगभग हैं किसान मूवमेंट के चलते। वहां पे जो उनको डैमेज है वो कहां से कवर करेंगे। आज जो पूर्वांचल एक्सप्रेस में मोदी जी का जो भाषण था, मुझे लगता है कि वो उनका ये पूरा कैंपेन पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर ये था कि जो हमको पश्चिम में नुकसान है उसको हम कैसे पूरब से कवर करें। लेकिन इस पूर्वांचल में जो ये छोटे दलों से उनका जो ये टूटन हुई है, और वो जो सपा के साथ गए हैं या जो भी गए हैं, उसको वो कहां से कवर कर पाएंगे। वोट कोई बाहर से तो लाएंगे नहीं, वोट इसी में से है। और सबसे बड़ी बात देखिए, 2 तरह का है, मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है आनंद भाई, कि अर्बन मतदाता का मूड कुछ और होता है और जो रूरल एरिया हो, टाउन एरियाज हो, नोटिफाइड एरियाज हो, उनके मतदाताओं का मूड कुछ और होता है। अर्बन मतदाता बहुत सारा प्रिंट मीडिया उडिया से थोड़ा बहुत डेविएट होता है, लेकिन जो गांव की स्थिति है, जहां पे रियल सेंस में किसान, बेरोजगार, मजदूर, जो डेली की जिंदगी में जिनकी भारी परेशानी है, वो आपके इस प्रिंट मीडिया के बड़े बड़े वो हेडिंग लगा देने से कि बस सब मोदी जी के आगे कौन या ये कौन, उसका असर उनके पे बहुत अब नहीं पड़ने वाला है। 2014-19 में और अब में बहुत फर्क हो गया है। और अब एक चीज बता दूं, जैसे अब आप ही का चैनल है, अब सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा अपना प्रसार कर चुका है। और अब देखिए, ट्रेनों में हो, बसों में हो, गांव में हो, टेलीविजन शायद शाम को उतना लोग नहीं बैठ के देखते होंगे, लेकिन मोबाइल पे हर समय लोग रहते हैं अपडेट। ये जो सारे इशूज है बेरोजगारी के या किसानों के और महंगाई के, ये इशू इतने हल्के नहीं है जिसको बहुत आसानी से ये लोग नजरअंदाज कर पाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर अभी किसी का ध्यान नहीं दिया गया है, मैं इस पर गर्ग साहब की भी टिप्पणी चाहूंगा, कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, माननीय राजनाथ सिंह, वो कहीं सीन में है ही नहीं है इस समय। उनकी कहीं चर्चा हम लोग नहीं सुन रहे हैं।
और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जब अध्यक्ष थे तो ध्यान होगा कि जैसे लगता था कि मोदी जी के सेनापति के रूप में सब वही कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी यूपी में कहीं पता नहीं है। तो आपने ठीक कहा कि हिमाचल में ही शायद उनकी वहीं जड़ कट गई, क्या हो गया है तो इसलिए यहाँ नहीं ला रहे हैं, क्या है जो भी वजह हो। तो अपने आप में ये जो अमित शाह जी का अभी इंटरवेंशन इतना एग्रेसिव ढंग से हो रहा है, मेरा अपना मानना है कि ये नैरेटिव को चेंज करने के लिए जो कोर इशू है जनता के, उनसे ध्यान भटका के फिर हिंदू मुस्लिम अयोध्या 370 पे लाने की कवायद के चलते है। क्योंकि मुझे कुछ अंदरूनी खबरों से ये पता चला कि लोग बता रहे थे कि वहाँ ये कहा गया कि आप इन इश्यूज पे भाजपा के लोग जवाब न दें, आप राम मंदिर पे बात करें, आप उस पर बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बालाकोट की बात करें, इन इश्यूज से आप लोग बचिए। यही सबसे बड़ा देखना यह है जो मुझे लगता है कि वो इस नैरेटिव को बदलने की कमान संभालने के लिए आए हैं। मैं श्रवण भाई साहब आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपको निकलना भी है, आपने समय, मैं आग्रह था मेरा, आप इसको करके फिर आप निकल सकते हैं। श्रवण भाई साहब जरा मुझे एक चीज ये समझाइए कि जैसे अभी विजय कृष्ण साहब ने कहा, उत्तर प्रदेश में एक अभी हाल का जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा रोल था। चुनाव जब हो गया उसके बाद एक तरह से ऊपर से हुक्म आया और ब्यूरोक्रेसी ने, डीएम्स ने वो सारी थाली में सजा के इन लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष का पद दिए हैं। इन लोगों को बिल्कुल नंगा नाच हुआ। एक ब्यूरोक्रेसी इस समय जो अमित शाह साहब थे, ऐसा कहा जाता है कि जो एक उत्तर प्रदेश में नए सूचना के सेक्रेटरी आए साहब नवनीत सहगल साहब, वो उनके कहने पे आए। अच्छा, उनका एक पुराना रिकॉर्ड है। नवनीत सहगल साहब सबके बहुत खास रहते हैं, वो चाहे मायावती जी थी, फिर अखिलेश यादव थे, अब लेकिन सबको चुनाव भी हरवाने का काम वो करते हैं। वो सबके खास रहेंगे, मीडिया मैनेज करेंगे, लेकिन उनका अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि जिसके साथ रहते हैं उसको चुनाव हरवा देते हैं। एक ये जो फैक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाह है, वो आपको क्या लगता है वो भी एक डिसाइसिव रोल इस बार प्ले करेगा? क्योंकि वो केवल उसके साथ नहीं, उसको लगता है मैं आरएसएस या भाजपा या हिंदुत्व का मैं कोई योगदान दे रहा हूं अगर मैं इस सरकार का साथ दे रहा हूं या इस पार्टी का साथ दे रहा हूं। इन लोगों का क्या रोल रहेगा श्रवण? नहीं, मैं इस चुनाव में नहीं मानता। 2017 के चुनाव में ब्यूरोक्रेसी का रोल मैं मानता था। पंचायत के चुनाव में बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश में, और जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरह से दबाव का इस्तेमाल किया गया, पार्टी स्तर पर दल बदल करवाए गए, वो सबको पता है। ब्यूरोक्रेसी का अगर रोल होता तो पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से अपमानित नहीं होना पड़ता। ब्यूरोक्रेसी जो है उत्तर प्रदेश की, उसको समझ में आ गया है। महोबा में अगर 1600 बसें चाहिए तो वो जो डीएम है वो लिखित में निवेदन कर रहा है वहाँ के उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम से, और बता रहा है कि इसका पैसा सिंचाई विभाग से दिया जाएगा। वो जवानी जमा खर्च नहीं कर रहा है, उसको पता है कि सरकार बदलते से ही उसकी गर्दन नाप दी जाएगी। उसी तरह से सुल्तानपुर में 2000 बसों के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसमें भी वो बता रहा है कि साहब 2000 बसें चाहिए, और 70% कहाँ से मिलेगा और 30% कहाँ से मिलेगा। तो 70% गौतम नगर से मिलेगा और 30% लखनऊ से मिलेगा। ये सारा का सारा पब्लिक डोमेन में है। मैं 2-3 चीजें जो विजय कृष्ण जी ने भी कही और हरपाल जी ने भी कही और आपने जो उठाए सवाल, उसके बारे में अपनी बात कहना चाहूंगा। एक तो ये कि किसान आंदोलन घोषणा क्यों नहीं करता है कि वो किसके साथ है। हरपाल सिंह जो कह रहे हैं वो हम सबको पता है, वो कोई नई बात तो कह नहीं रहे हैं। यूरिया का भाव क्या है, पेस्टिसाइड का क्या है, किस तमाम चीजें लोगों को पता है। मलिक साहब भी कह रहे हैं कि ट्रैक्टर कितने का आता है और उस पर कितनी किश्त बनती है। किसान आंदोलन ने जानबूझ करके टिकट ने कंफ्यूजन को बनाए रखा है। अगर किसान आंदोलन, ये बंगाल नहीं है, ये जो उत्तर प्रदेश या किसान लोग गए थे मुट्ठी भर और उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना है, ये उत्तर प्रदेश है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीबन
75 से 100 सीटें हैं जो किसानों के को आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र है। किसान कुछ बता नहीं रहे हैं। आपको याद हो जब मैं गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के समय, इन्हीं किसानों ने अजीत सिंह को भी हराया था और जयंत चौधरी को भी हराया था। तो इसलिए इस समय ये मान के चलना कि जो पूरी तरह से किसान जो हैं वो आप उन पर सारे दल बैंक कर रहे हैं, मतलब समाजवादी पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी का एक धड़ा भी कर रहा है, तो किसानों को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, जो विजय कृष्ण जी ने कहा रैलियों का, उन्होंने प्रियंका की रैली की बात कही बनारस में, गोरखपुर में। देखिए, रैलियों की भीड़ कोई मापदंड अब रहा नहीं है राजनीति में। बड़ी बड़ी रैलियां की थी प्रधानमंत्री और अमित शाह जब बंगाल में गए थे, और बंगाल की एक रैली में तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी रैली नहीं देखी है। रैली जो है, भीड़ जो है, वो कोई गवाह नहीं है, और कुर्सियां अगर खाली रह जाएं सभाओं में तो वो भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि चुनाव हारने वाले हैं। तो हमको थोड़ा सा इस मामले में एक जो दृष्टिकोण है वो बदल के रखना पड़ेगा। अर्बन रूरल की बात आपने देखा पिछले चुनाव के, अगर आप देखें, वोट काउंट को देखें, तो रूरल वोट हमेशा ज्यादा पड़ा है वहां पर उत्तर प्रदेश में, और अर्बन वोट कम पड़ा है। और अर्बन का जो वोटर है वो घर से बाहर भी बड़ी मुश्किल से निकलता है, और रूरल पॉपुलेशन भी ज्यादा है। जो समाजवादी पार्टी है उसका पूरा जोर जो है इस समय रूरल एरिया में है, और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अर्बन है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बंटने वाला है आपस में वो रूरल वोट ही बंटने वाला है, और जो अर्बन वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहेगा, एक इस तरह का भी अंदेशा है। अब मैं अपनी आखिरी बात ये कहता हूं कि जो कहा जा रहा है, जो विजय कृष्ण जी ने कहा, बीजेपी ने अपना नैरेटिव चेंज कर दिया है। वो कर दिया नैरेटिव चेंज। उन्होंने पहले बैकवर्ड क्लासेस के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री बनाए, उनको प्रोमिनेंटली पेश किया। जन आशीर्वाद यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली, ये बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड क्लासेस के साथ है। वो जो प्रयोग था बैकवर्ड क्लासेस का, उसमें जब लगा कि वो काम नहीं कर पाएगा, और बैकवर्ड क्लासेस के साथ अपने आप को जोड़ने से जो हमारा जो कमिटेड, जो बीजेपी का कमिटेड वोट बैंक है हिंदुत्व वाला, वो खसक जाएगा। तो ये जो नैरेटिव चेंज किया, उन्होंने तत्काल नैरेटिव चेंज किया है बीजेपी ने, और इसीलिए आप पा रहे हैं कि जो पूरा का पूरा जोर है वो हिंदुत्व पर क्यों आ गया है। अब आखिरी बात जो मैं कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को योगी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो राजनाथ सिंह को लाके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब राजनाथ सिंह और योगी की को भिड़ाने की कोई बात नहीं है कि वो एक जो इंटैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कोई छेद नहीं हुआ राजपूतों की जो है, या जिस चीज को योगी रिप्रेजेंट करते हैं। यह मामला ब्राह्मणों की नाराजगी का है, और बीजेपी के पास इस ब्राह्मणों के लेवल पर कोई उतने बड़े कद का नेता नहीं है केंद्र में, इसलिए ये पूरी की पूरी दिक्कत है। और नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो बैठक हुई थी अभी, उसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन योगी से पेश करवाया गया, जबकि पिछली दो एग्जीक्यूटिव्स में, हालांकि ये एग्जीक्यूटिव हुई है 2 साल बाद, 1.5-2 साल बाद हुई है, दोनों पिछली एग्जीक्यूटिव्स में राजनीतिक प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने पेश किया था। राजनाथ सिंह की जो पोजीशन है केंद्र में, अब मैं उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो प्रधानमंत्री के कितने नजदीक हैं अमित शाह की तुलना में, और क्या अमित शाह का रोल, भूमिका कम करके राजनाथ सिंह को वो भूमिका दे सकते हैं, प्रधानमंत्री अफोर्ड कर सकते हैं इस समय।
उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही मतलब दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। और 2017 के चुनाव में भी राजनाथ सिंह की क्या भूमिका थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में? 2012 के चुनाव में तो पूरी तरह से अमित शाह ने पूरी कमान थी चीजों को लेकर 2017 में। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि राजनाथ सिंह को लेकर राजनाथ सिंह खुद भी नहीं चाहेंगे ऐसे टाइम पर कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा सेटबैक मिलता है, जैसा कि मलिक साहब भी कह रहे हैं और विजय कृष्ण जी भी कह रहे हैं, तो उसका ठीकरा राजनाथ सिंह के सिर पे फूटे। राजनाथ सिंह भी नहीं चाहेंगे। अगर उनसे रिक्वेस्ट भी की जाए कि आप जाइए, तो हो सकता है वो मना कर दें। तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो है, बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए हमको ये मान के चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों मिलकर लड़ने वाले हैं और उसमें योगी तीसरे नंबर पर रहेंगे सारी की सारी चीजों में। तो हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। मैंने पिछली अपने उसमें भी कहा था, फर्स्ट स्लॉट में भी, कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकसभा का चुनाव है और ये जो दिल्ली में सेंट्रल विस्टा बन रहा है और जो प्रधानमंत्री का 4 मंजिला आधुनिक कार्यालय बन रहा है, आपने देखा होगा कि विदेश यात्रा से लौटने के बाद तत्काल हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री सीधे नेशनल विस्टा को देखने गए थे, सेंट्रल विस्टा को देखने गए थे। तो हमको ये थोड़ा सा, आखिरी बात ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी ने अपना नैरेटिव चेंज कर दिया है तो विपक्षी दल अपना नैरेटिव क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? उनको कौन रोक रहा है? विपक्षी दल अगर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और अलग अलग लड़ना चाहते हैं और इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वही जीतने वाले हैं, तो हमको मान के चलना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश है वो या तो हंग असेंबली की तरफ जाएगा और या भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। जो ये कॉन्फिडेंस है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, मैं इस समय आज की स्थिति में उससे सहमत नहीं हूं बिल्कुल भी। हाँ, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल जाए किसी भी लेवल पर, समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी और कांग्रेस, मैं आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, मैं उसको कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानता हूं। वो बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी भी बीजेपी की बी टीम है, बसपा भी बीजेपी की बी टीम है। जो 3 बड़े कंटेंडर हैं इस इलेक्शन के, जो फर्क करने वाले हैं, वो ये लोग हैं। अब एक चीज ये बताई जा रही है कि पोस्ट पोल अलायंस होगा और उसमें बताया जा रहा है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। उसमें बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी और बीएसपी मिलके सरकार बना सकते हैं। तो ये तो बड़े दूर की कोड़ी है। मैं आज इस बारे में कोई बात करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करके एक बहुत छोटा प्रश्न आपसे, मुझे लग रहा है कि माहौल तो प्रियंका गांधी को अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि संगठन के रूप में थोड़ी कांग्रेस कमजोर है, फायदा उसका अखिलेश सपा को हो जा रहा है कि लोग बीजेपी से भाग रहे हैं, तो अभी उनको लगता है कि अखिलेश आ गए। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे, श्रवण भाई साहब, बस वो करके आप चले जाइएगा, कि ये जो 2000 बस रिक्वेजिशन भेजा जा रहा है, सरकारी लेटर हेड, मतलब जीएम कर रहा है 1600 बस, 2000 बस। मुझे याद है इंदिरा गांधी की इलेक्शन पिटीशन में वो एक जीप कुछ उन्होंने यूज कर ली थी, कुछ सरकारी जीप थी, सारी पिटीशन उस पर टिक गई थी। नहीं, केवल 2 चीजें थी, एक तो बिजली का कनेक्शन और एक उनके पीएस का इस्तीफा औपचारिक रूप से मंजूर नहीं हुआ था। बस ये 2 चीजें थी। नहीं, मैं इस पे ये मैं कह रहा हूं कि ये जिस ढंग से ब्लेटेंटली इसको यूज कर रहे हैं, कल के दिन इनके लिए मुश्किल नहीं हो सकती है कि अगर कोई कहीं क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? कोई भी इलेक्शन पिटीशन में ये सारी चीजें सारी नत्थी होने वाली हैं।
और सब चैलेंज किया जाने वाला है, जो पूरे के पूरे इलेक्शन को चैलेंज किया जाने वाला है। तो ये तो आप मान के चलिए कि ये इलेक्शन जो है एक युद्ध के स्तर पर लड़ा जा रहा है, और जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है इस चुनाव को जीतने के लिए, वो पिछले चुनाव को देखिए ना, 2017 के चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री ने एक घोषणा के जरिए डिमोनेटाइजेशन क्यों किया था? पूरी की पूरी फंडिंग को ब्लॉक कर दिया था समाजवादी पार्टी और बीएसपी की। उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ा देश को या उत्तर प्रदेश को, वो सामने है। तो इसलिए मतलब उस पे निशाने पर उत्तर प्रदेश था, और जो खामियाजा भुगतना पड़ा देश को भुगतना पड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी डिमोनेटाइजेशन का नाम तक नहीं लेती है कि उसके कारण काला धन समाप्त कर दिया, आतंकवाद समाप्त कर दिया, कुछ भी बात ही नहीं करती है उपलब्धियों के तौर पर। तो ये जो उत्तर प्रदेश का नैरेटिव है, ये बीजेपी चाहे जितना चेंज कर ले, इसका एकमात्र जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो ये कि कितना डिवाइड किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में मतों को, कितने डमी कैंडिडेट्स खड़े किए जा सकते हैं, पीएसपी को कितना फाइनेंस किया जा सकता है, ओवैसी को कितना फाइनेंस किया जा सकता है। नहीं, बिहार से भी भगा रहे हैं ना, बिहार से भी विकास पार्टी, और एक जो पॉइंट जो बिहार के बारे में कहा, अभी मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार में कांग्रेस ने तेजस्वी को हराया। वहां पर बिहार में अगर कांग्रेस इतने उम्मीदवार खड़े नहीं करती तो तेजस्वी जीत रहे थे। और यही हाल अभी उपचुनाव में हुआ कि आप कांग्रेस को जो वोट मिले और राष्ट्रीय जनता दल को जो वोट मिले उनको मिला लीजिए। जो जनता दल यू की जो कैंडिडेट्स की जीत का जो पूरा टोटल है और इन दोनों का जो टोटल है उसको मिला लीजिए, तो कांग्रेस जो है वो हराने का काम करती है। बिहार में किया था, उत्तर प्रदेश में अब प्रियंका के अकेले के दम पर और संगठन के पूरे अभाव में कैसे कांग्रेस घोषणाओं के दम पर और प्रतिज्ञाओं के दम पर इस इलेक्शन को जीतना चाहती है, मुझे नहीं पता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शरण भाई साहब ज्वाइन करने के लिए। मैं चौधरी साहब आपसे जरा समझना चाह रहा हूँ, चौधरी हरपाल सिंह साहब, ये अभी एक सतपाल मलिक साहब ने, चौधरी साहब आपकी आवाज आ रही है? चौधरी साहब नहीं आ रहे हैं। विजय कृष्ण साहब, आपसे जरा मैं एक चीज पूछ लूं। सतपाल मलिक साहब ने अभी एक एज गवर्नर 2-4 दिन पहले फिर भाषण दिया। वो लगातार हमला कर रहे हैं, साफ साफ किसान की बात पे वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं सुधरी तो क्या क्या होगा और इलेक्शन फिर जीत नहीं पाएंगे, और वो अब तो नाम लेके बोल रहे हैं। मैं आपको दो चीजें, क्योंकि हम लोगों ने अभी बात की थी कहाँ पे कितनी सीट है, आपने बताया 112 सीट है, करीब 100 सीट तो उसमें बीजेपी की है, उससे ज्यादा ही। हाँ, लेकिन बीजेपी उसको हार के मान के चल रही। बीजेपी उधर आज की तारीख में देखिए उधर अभी जा ही नहीं रही ज्यादा। वो कैराना की बात आज कर लिए थे, लेकिन अभी ज्यादा नहीं जा रही। बीजेपी का सारा कंसंट्रेशन ईस्टर्न यूपी में है। ईस्टर्न यूपी में 130 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी 87 सीट उसमें जीती थी, डायरेक्ट बीजेपी। अपना दल उसमें 9 सीट जीता था, तो 87 और 9 हो गए थे 96, और 96 या 95 जो भी, और 4 सीट ये ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी जीती थी। तो 99-100 सीट 130 में बीजेपी गठबंधन या एनडीए गठबंधन जो भी इसको कही वो लोग जीते थे। अब ये 100 सीट में ये एक देखिए, और इस समय ईस्टर्न यूपी में जितना मैं घूमा हूं अपने गांवों की तरफ, लोगों में गुस्सा है, ज्यादा गुस्सा है। मुझे इस वेस्टर्न यूपी का तो जो भी है गुस्सा है, और जहां पे जमीन भी रही थी वो, वहां पे भी ऐसा लगता है कि 2-4-5 सीट भी अगर बीजेपी को मिल जाए तो बड़ी बात होगी। ऐसे माहौल में वो 100 सीट रिटेन रखना, बढ़ना तो छोड़ दीजिए, रिटेन भी मेरे ख्याल में रखना उसके लिए मुश्किल होगा आपको। क्योंकि अभी एक फैक्टर और आ रहा है जो आपसे जरा मैं समझ लूं।
ऐसा कहना है कि 33% लोगों का वोट काटा जाएगा, सिटिंग जो है एंटी, तो 33% का वोट काटेंगे, आप भी समझ सकते हैं। टिकट माफ कीजिएगा, जो टिकट काटेंगे उन 33% टिकट वालों का भी एमएलए रहे हैं, उनका कुछ प्रभाव है, वो इतने टर्म वहां के, तो वो क्या घर बैठे रहेंगे? वो तो भाई मानव स्वभाव है, वो कभी नहीं चाहेंगे बीजेपी का कैंडिडेट जीते। इसका ये जो अमित शाह आके अपना जब सर्जरी करना, तलवार चलाना शुरू करेंगे, उसकी ये सब भी तो वो है। देखिए आनंद भाई, सबसे बड़ी बात ये, टिकट तो वो काटेंगे ही निश्चित, मुझे लगता है 50% से ऊपर लोगों का काटेंगे। अच्छा। और वो ये, हाँ, और वो ये मान के चलते हैं कि जो नाराजगी है वो थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि सिटिंग एमएलए से बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन वो ये शायद मुझे लगता है कि उनके लिए बेनिफिशियरी नहीं होगा, क्योंकि इशू जो है, जो पब्लिक के कोर इशू है, उसका डायरेक्ट रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से। और अभी जो गर्ग साहब ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी मोदी गवर्नमेंट की है, उस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं। तो लोकल एमएलएस का टिकट काट के उस बेरोजगारी के इशू को, चाहे किसानों के इशू को कैसे डाइल्यूट करेंगे, ये तो मेरी समझ से परे है। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात आनंद भाई मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि सबको ये मालूम है कि अब मायावती की पार्टी हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, या आप पार्टी भी हो, ये बीजेपी की बी टीम है। और बिहार इलेक्शन से सबक लेते हुए जो बंगाल में ओवैसी का हाल हुआ, मैं एकदम 100% कन्फर्म हूं कि वही उनकी पार्टी का यूपी में भी हाल होगा, क्योंकि बिहार इलेक्शन से उन लोगों ने सबक ले लिया है। आप समझ रहे होंगे जिधर मेरा इशारा है। और जो मायावती के खिलाफ जो माहौल हो गया है, ये कि वो बीजेपी की बी टीम है, ये उनके लिए ये बहुत नुकसानदायक है। तो जो मायावती जी का कोर वोट बैंक है, वो उनसे अगर शिफ्ट करेगा थोड़ा बहुत, चाहे जितना करे, मैं ये नहीं कह सकता अभी कि वो कितना करेगा, वो सपा में नहीं जाएगा, वो कांग्रेस में जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि पिछली बार उसमें से कुछ वोट बीजेपी को भी गए थे, दलितों के वोट बीजेपी को पड़े थे पिछली बार, वो वोट अब की बार बीजेपी को नहीं जा रहे हैं। तो उसे सपा का नुकसान नहीं है, लेकिन बीजेपी का डायरेक्ट नुकसान है, क्योंकि जब भी वो, अच्छा वो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक रहा भी है, ऐसा नहीं है नहीं रहा है, तो वो अब वो कितना शिफ्ट होगा ये तो अभी समय बताएगा। लेकिन मायावती जितनी ही कमजोर होती जाएगी, वो वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा। और खासतौर से जैसा कि आप ही ने अभी कहा, प्रियंका गांधी जितना एक्टिव मोड में है और जिस तरीके से उन्होंने खेतों में जाके लोगों से बात किया, ये किया, असर होता है उन चीजों का। आज जब वो भी उनका एग्रेसिव कैंपेन चलेगा उन लोगों के बीच में, अभी तो एक तरह से वो मतलब पिच बन रही है, पूरी तरह धुआंधार बैटिंग तो शुरू नहीं हुई है, तो उस समय ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो प्रियंका गांधी के, जो गर्ग साहब मेरी बात से पता नहीं शायद सहमत नहीं हुए थे, जितना ही वो एक्टिव मोड में आएंगी और जितना ही स्ट्रेंथन करती जाएंगी पार्टी को, उसका नुकसान बीजेपी को बहुत बड़ा होगा। और जिस ब्राह्मण मतदाताओं की भी बात हो रही है, जहां सशक्त ब्राह्मण कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के, और जो इश्यूज को उन्होंने लिया है जो पब्लिक से रिलेटेड है, 7 प्रतिज्ञा है, उससे जो थोड़ा बहुत भी प्रभावित होंगे, तो ये नुकसान बीजेपी का होगा, ये अखिलेश का नुकसान नहीं होना है। और मुझे भी लगता है कि पोस्ट अलायंस होगा। और एक चीज और बता दूं, अगर आज अखिलेश और कांग्रेस का अलायंस होगा, वो बीजेपी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है, क्योंकि दोनों वोट एक दूसरे पे शिफ्ट करने में आप भी जानते हैं कि उतनी आसानी से नहीं होता है। लेकिन अलग अलग लोग जो मजबूती से लड़ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो देखिए, अखिलेश यादव का जो MY समीकरण है वो इंटैक्ट है, लेकिन अब बनारस शहर की बात ले लीजिए, जब वहां रहता हूं, यहाँ शहर की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी पे सपा का कोई जोर नहीं है, लेकिन जो M फैक्टर है वो पूरी तरह कांग्रेस के साथ जाएगा। पिछली बार भी था, हारने के बाद भी 70-80 हजार वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिला था। तो जहां उस तरह का होगा, वहां वो पूरी तरह कांग्रेस के साथ भी रहेंगे। तो अब की बार वो वोटिंग परसेंट जो होगा, वो बहुत ही समझदारी से वो लोग करेंगे। वो ये कहना कि वो सब अखिलेश के साथ चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। वो जहां जैसा हो, लेकिन अखिलेश का जो अपना वोट बैंक जहां सॉलिड है, वहां वो रहेगा।
और जो भी दलित वोट बैंक शिफ्ट होगा वो कांग्रेस में होगा, वो सपा में नहीं होगा। और बीजेपी में तो जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो देखिए जो दलित वोट है ना, जिसको रोज खाने के सुबह शाम के लाले पड़े हैं, जिसको सरसों का तेल 240 रुपए खरीदना पड़ रहा है ना, तो उसको जय श्री राम इस समय नहीं याद आएंगे। जो सरसों का तेल 240 रुपए खरीदने पे उसको राम मंदिर नहीं नजर आएगा। वो कहा, और एक आखिर 1 किलो सरसों का तेल देने का योगी जी ने वादा किया ना, क्यों दे रहे हैं सरसों का तेल? मतलब ये कहीं ना कहीं है ना कि ये इशू, मतलब होली तक देंगे, तो होली के बाद इसका मतलब फिर वही 250 रुपए किलो, अगर ये जीत गए तो उसके बाद तो फिर 300 रुपए किलो तक भी लेंगे। अब इतना कोई बेवकूफ नहीं है कि आप चुनाव तक उसको आपने बढ़ा दिया। मुझे लगता है ये पता नहीं किस समझदारी से उन्होंने काम किया कि हम होली तक 1 किलो सरसों का तेल भी देंगे, मतलब उसके बाद नहीं देंगे। अब ये सवाल हो गया कि मतलब आप जीत जाएंगे तो उसके बाद फिर 300 रुपए किलो देना शुरू करेंगे। तो अब कोई इतना बेवकूफ नहीं है, और ये उनके लिए आत्मघाती होगा, देखिएगा। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई साहब।